हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का शेयर मार्केट में यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम यूपीएससी मेंस 2023 के जीएस पेपर 4 के सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। जीएस पेपर 4 में कुल 12 प्रश्न होते हैं जो केवल 250 नंबर का होता है और यह पेपर दो सेक्शन में डिवाइडेड होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 1 से लेकर के 6 तक प्रश्न होते हैं जो कि 13 पार्टों में डिवाइड होते हैं, यानी कि 13 क्वेश्चंस करने होते हैं उसमें, और प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का होता है और प्रत्येक की वर्ड लिमिट है 150 शब्दों में आंसर देना होता है। ओके फ्रेंड्स, और जबकि सेक्शन 2 में 7 से लेकर के 12 तक के प्रश्न नंबर होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 20 नंबर का होता है और जिनका उत्तर 250 शब्दों में लिखना होता है। और इन सभी 12 प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए 3 घंटे का समय निर्धारित होता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम जीएस पेपर 4 के सिलेबस की बात करें तो इसमें नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि यानी कि एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं। साथ ही इसमें केस स्टडीज का भी एक पार्ट होता है जो कि सेक्शन बी में आता है। ओके फ्रेंड्स, तो फिर चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं जीएस पेपर 4 के आज के क्वेश्चंस कौन कौन से थे। चलिए हम देखते हैं। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन, यानी कि सेक्शन ए में एबीसी में करके डिवाइडेड होगा, तो हम देखते हैं सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। भारत में कॉर्पोरेट शासन के संदर्भ में नैतिक ईमानदारी और पेशेवर दक्षता से आप क्या समझते हैं? उपयुक्त उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा इसका सेक्शन बी है, पार्ट बी। संसाधन के अभाव से ग्रस्त राष्ट्रों की मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता एक स्वीकृत व्यवस्था है। समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय सहायता में नैतिकता पर टिप्पणी कीजिए। अपने उत्तर को उचित उदाहरणों द्वारा पुष्ट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 2 का ए पार्ट। भ्रष्टाचार समाज में बुनियादी मूल्यों की असफलता की अभिव्यक्ति है। आपके विचार में बुनियादी मूल्यों के उत्थान के लिए क्या उपाय अपनाया जा सकते हैं? ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि पार्ट बी है 2 का। उपयुक्त उदाहरण सहित कार्य प्रवेश के संदर्भ में जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, महान विचारकों के 3 उद्धरण नीचे दिए गए हैं। वर्तमान संदर्भ में प्रत्येक उदाहरण आपको क्या संप्रेषित करता है? जिसमें से कि पहला उदाहरण है दयालुता के सबसे सरल कार्य प्रार्थना में 1000 बार झुकने वाले सिरों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। यह महात्मा गांधी जी का कथन है। ओके, हम कथन नंबर बी कथन देखते हैं, दूसरा कथन देखते हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए महिलाओं को जागरूक करना चाहिए। जैसे ही वे आगे बढ़ती हैं, परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है। जवाहरलाल नेहरू जी का यह कथन है। हम इसका तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। किसी से घृणा मत कीजिए, क्योंकि जो घृणा आपसे उत्पन्न होगी वह निश्चित ही एक अंतराल के बाद आप तक लौट आएगी। यदि आप प्रेम करेंगे तो वह प्रेम चक्र को पूरा करता हुआ आप तक वापस आ जाएगा। ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 4 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सफलता चरित्र, खुशी और जीवन भर की उपलब्धियों के लिए वास्तव में जो मायने रखता है वह निश्चित रूप से भावनात्मक कौशलों का एक समूह है। आपका आईक्यू, ना कि विशुद्ध रूप से संज्ञानात्मक क्षमताएं जो पारस्परिक आईक्यू परीक्षणों से मापी जाती हैं। क्या आप इस मत से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बी है, यानी सेकंड पार्ट है 4 का। नैतिक अंतर्ज्ञान से नैतिक तर्क शक्ति का अंतर स्पष्ट करते हुए उचित उदाहरण दीजिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का ए पार्ट है। नैतिक निर्णयों के संदर्भ में जब कानून, नियमों और अधिनियमों की तुलना की जाती है तो क्या अंतरात्मा की आवाज़ अधिक विश्वसनीय मार्गदर्शक है? चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का बी सेकंड पार्ट है, यानी बी पार्ट। सत्यनिष्ठा
सत्यनिष्ठा, प्रभावी शासन प्रणाली और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है, विवेचना कीजिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थीं? समकालीन दुनिया में उनकी प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए। 6 का सेकंड पार्ट है, सामाजिक पूंजी की व्याख्या कीजिए। यह सुशासन में कैसे वृद्धि करती है, यह वृद्धि कैसे करती है, स्पष्ट करना था इसको। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम अपने सेक्शन बी में, जिसमें से कि केस स्टडी का पोर्शन होता है, पूरी की पूरी क्वेश्चन स्टडी दी है और इसमें से 7 से लेकर के 12 नंबर तक के क्वेश्चन, यानी 6 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न 20-20 नंबर के होंगे और सभी को 250 मार्क्स में ही लिखना होगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम देखते हैं एक एक करके। हालांकि ये वाली केस स्टडी थोड़ी सी धुंधली सी नज़र आ रही है, क्योंकि चलिए फिर भी कोशिश करते हैं पढ़ने के। ओके फ्रेंड्स, कई सालों से आप एक राष्ट्रीयकृत बैंक में कार्यचालक के रूप में कार्य कर रहे हैं। एक दिन आपके एक नज़दीकी सहकर्मी ने आपको बताया कि उसके पिताजी दिल की बीमारी से पीड़ित हैं और उन्हें बचाने के लिए तुरंत ऑपरेशन की आवश्यकता है। उसने आपको यह भी बताता है कि उसके पास कोई बीमा नहीं है और ऑपरेशन की लागत लगभग 10 लाख रुपए होगी। आप यह भी जानते हैं कि उसके पति नहीं रहे और वह निम्न वर्गीय परिवार से है। आप उसके हालात से समानुभूति रखते हैं। हालांकि सहानुभूति के अलावा आपके पास रकम देने के लिए संसाधन नहीं है। कुछ सप्ताह बाद आप उसके पिताजी की कुशलता के बारे में पूछते हैं और वह आपको उनके ऑपरेशन की सफलता के बारे में सूचित करती है कि उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। फिर उसने आपको गुप्त रूप से बताया कि बैंक मैनेजर इतने दयालु हैं कि उन्होंने 10 लाख रुपए किसी निष्क्रिय खाते से ऑपरेशन के लिए जारी कर दिया, इस वादे के साथ कि वह गोपनीय होना चाहिए और जल्द से जल्द चुकाया जाए। उसने पहले ही रकम चुकाना शुरू कर दिया है और जब तक पूरी रकम चुकता नहीं हो जाती है तब तक वह रकम बढ़ती रहेगी। इसमें से जो क्वेश्चन बने थे, क्वेश्चन नंबर 1 था इसका पार्ट 1 में। इसमें कौन से नैतिक मुद्दे शामिल हैं? बी में था, नैतिकता के नज़रिए से बैंक मैनेजर के व्यवहार का मूल्यांकन कीजिए और इसका पार्ट सी है, इस हालात में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है, 7 नहीं, 7 देख चुके हैं। उत्तर काशी से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर काशी से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर सुदूर पहाड़ी बस्ती में 20 जुलाई 2023 की मध्य रात्रि में एक भूस्खलन हुआ। भूस्खलन मूसलाधार बारिश के कारण हुआ और नतीजतन जान माल की हानि बड़े पैमाने पर हुई। आप उस क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट होने के नाते डॉक्टरों के दल, एनजीओ, मीडिया और पुलिस के साथ बहुत से सहायक स्टाफ को लेकर के घटनास्थल पर बचाव अभियान के लिए तुरंत पहुंचा। एक आदमी अपनी गर्भवती पत्नी की अत्यावश्यक चिकित्सा सहायता के लिए आपके पास भागता हुआ आया, जो प्रसव में है और उन्हें रक्त रिसाव हो रहा है। आपने अपने चिकित्सक दल को उसकी पत्नी की जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने वापस आकर आपको बताया कि उस औरत को तुरंत खून चढ़ाने की आवश्यकता है। पूछताछ करने पर आपको पता चला कि कुछ रक्त संग्रह बैग और रक्त समूह परीक्षण के एम्बुलेंस में आपकी टीम के पास मौजूद है। आपकी टीम के कुछ सदस्य स्वेच्छा से अपना रक्तदान करने के लिए पहले से तैयार हैं। एम्स से स्नातक चिकित्सक होने के नाते आप जानते हैं कि खून चढ़ाने के लिए मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक से ही रक्त के इंतजाम की आवश्यकता है। आपकी टीम के सदस्य इस मुद्दे पर बटे हुए हैं, कुछ खून चढ़ाने के हक में हैं जबकि कुछ इसके विरोध में हैं। यदि उन्हें खून चढ़ाने के लिए दंडित नहीं किया जाएगा तो टीम में डॉक्टर प्रसव कराने के लिए तैयार हैं। अब आप दुविधा में हैं। आपका पेशेवर प्रशिक्षण मानवता और लोगों का जीवन बचाने को प्राथमिकता देने पर जोर देता है।
इसमें क्वेश्चन जो बने थे, क्वेश्चन नंबर 1 था, इस मामले में कौन से नैतिक मुद्दे शामिल है। सेकंड क्वेश्चन था, क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट होने के नाते आपके पास उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन कीजिए। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, यानी केस स्टडी हमारी नेक्स्ट केस स्टडी है। केस स्टडी के हिसाब से तीसरी केस स्टडी होगी ये, और क्वेश्चन नंबर 9 है। शनिवार की शाम 7 बजे संयुक्त सचिव रसिका अपने कार्यालय में अब भी अपने काम में व्यस्त थी। उसके पति विक्रम किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यपालक हैं और अपने काम के सिलसिले में अक्सर वे शहर से बाहर रहते हैं। उनके 2 बच्चे 5 और 3 साल के हैं, जिनकी देखभाल घरेलू सहायिका द्वारा होती है। रसिका के उच्च अधिकारी श्रीमान सुरेश ने उसे शाम 9:30 बजे बुलाया और उन्होंने मंत्रालय की बैठक में चर्चा होने वाले किसी जरूरी मुद्दे पर एक विस्तृत टिप्पणी तैयार करने के लिए कहा। उससे लगा कि उसके उच्च अधिकारी द्वारा दिए गए इस अतिरिक्त काम को पूरा करने के लिए उसे रविवार को काम करना होगा। वह स्मरण करती है कि कैसे वह इस पोस्टिंग के प्रति उत्सुक थी और इसे हासिल करने के लिए उसने कई महीने देर तक काम किया था। उसने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लोगों के कल्याण को सर्वोपरि रखा था। उसे महसूस होता है कि उसने अपने परिवार के साथ पर्याप्त न्याय नहीं किया है और आवश्यक सामाजिक तथ्यों के निर्वहन में कर्तव्यों को पूरा नहीं किया है। यहाँ तक कि अपने पिछले महीने में उसे अपने बीमार बच्चे को आया की देखभाल में छोड़ना पड़ा था, क्योंकि उसे दफ्तर में काम था। अब उसे लगता है कि उसे एक रेखा खींचनी चाहिए, जिसमें अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों की तुलना में प्रथमतः निजी जिंदगी को महत्व मिलना चाहिए। वह सोचती है कि समय की पाबंदी, कड़ी मेहनत, कर्तव्य के प्रति समर्पण और निस्वार्थ सेवा जैसे कार्य नैतिकता की समुचित सीमाएं होनी चाहिए। और इसमें अगर जो क्वेश्चंस बन रहे थे वो क्वेश्चन नंबर 1 था, यानी ए था, इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर बी था, महिलाओं के लिए एक स्वस्थ, सुरक्षित और न्याय संगत कार्य परिवेश मुहैया कराने के संदर्भ में सरकार द्वारा बनाए गए कम से कम 4 कानूनों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर सी था, यानी कि पार्ट 3, कल्पना कीजिए कि आप भी ऐसी स्थिति में हो। आप उक्त कामकाजी परिस्थितियों को हल्का करने के लिए क्या सुझाव देंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, विनोद एक ईमानदार और निष्ठावान IAS अधिकारी है। हाल ही में उन्होंने राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया। पिछले 3 साल में यह उनका 6ठा तबादला है। उनके साथी उनके विशाल ज्ञान, मिलनसारिता और ईमानदारी को स्वीकार करते हैं। राज्य सड़क परिवहन निगम के अध्यक्ष एक शक्तिशाली राजनीतिज्ञ हैं जो मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं। विनोद को निगम की अनेक कथित अनियमितताओं और वित्तीय मामलों में अध्यक्ष की मनमानी के बारे में पता चला। निगम के विरोधी दल के एक बोर्ड सदस्य विनोद से मुलाकात करते हैं और कुछ दस्तावेजों के साथ एक वीडियो रिकॉर्डिंग सौंपते हैं, जिसमें अध्यक्ष QMR टायरों की पूर्ति के लिए एक बड़ा ऑर्डर देने के लिए रिश्वत की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विनोद को याद है कि अध्यक्ष ने QMR टायरों के लंबित बिलों को तेजी से निपटान करने का काम किया था। विनोद बोर्ड सदस्य पूछते हैं कि वे अपने पास मौजूद तथा कथित ठोस सबूतों के साथ अध्यक्ष को बेनकाब करने से क्यों कतरा रहे हैं। सदस्य उन्हें सूचित करते हैं कि अध्यक्ष ने उनकी धमकियों के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि अगर विनोद खुद अध्यक्ष को बेनकाब करेंगे तो उन्हें पहचान और जनता का समर्थन मिल सकता है। इसके अलावा वे विनोद से कहते हैं कि एक बार उनकी पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो विनोद की पेशेवर वृद्धि सुनिश्चित हो जाएगी। विनोद को पता है कि अगर उन्होंने अध्यक्ष का भांडाफोड़ किया तो उसे दंडित किया जा सकता है और आगे चलकर उन्हें किसी दूर स्थान पर स्थानांतरित भी किया जा सकता है। विनोद जानते हैं कि आगामी चुनाव में विपक्षी दल के सत्ता में आने की बेहतर संभावना है। हालांकि उन्हें यह भी एहसास है कि बोर्ड सदस्य अपने राजनीतिक लाभों के लिए उनका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें यह थी केस स्टडी और इसमें जो क्वेश्चन थे, एक कर्तव्यनिष्ठ सिविल सेवक के रूप में विनोद के लिए उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर बी था, यानी सेकंड पार्ट था।
उपयुक्त मामले के आलोक में नौकरशाही के राजनीतिकरण के कारण उत्पन्न होने वाले नैतिक मुद्दों की टिप्पणी कीजिए। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, यानी कि हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ये। हाल ही में आप केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। आपके प्रभाग में मुख्य आर्किटेक्ट जो 6 महीने में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर उत्साहपूर्वक कार्य कर रहे हैं, जिसका सफल समापन उनके बचे हुए जीवन में एक स्थायी प्रतिष्ठा हासिल करेगा। मैनचेस्टर आर्किटेक्चर स्कूल यूके से प्रशिक्षित एक नई महिला आर्किटेक्ट सीमा ने आपके विभाग में बतौर वरिष्ठ आर्किटेक्ट कार्यभार संभाला है। इस प्रोजेक्ट के बारे में विवरण देने के दौरान सीमा ने कुछ सुझाव दिए जो न केवल प्रोजेक्ट में मूल्य वृद्धि करेंगे बल्कि प्रोजेक्ट की समापन अवधि भी घटा देंगे। इससे मुख्य आर्किटेक्ट असुरक्षित हो गए और सारा श्रेय सीमा को प्राप्त होने की उन्हें लगातार चिंता होने लगी। नतीजतन उसने सीमा के प्रति एक निष्क्रिय और आक्रामक व्यवहार अपना लिया, जो सीमा के लिए अपमानजनक हो गया। सीमा उलझन में पड़ गई क्योंकि मुख्य आर्किटेक्ट उसे नीचे दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। वह अक्सर दूसरे सहयोगियों के सामने सीमा को गलत ठहराते और उससे ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। इस लगातार उत्पीड़न से सीमा आत्मविश्वास और आत्मसम्मान खोने लगी। वह लगातार तनाव, चिंता और दबाव महसूस करते। ऐसा प्रतीत हुआ कि सीमा मुख्य आर्किटेक्ट से डर भरे विस्मय में थी, क्योंकि वह एक लंबे समय से कार्यालय में थे और उनके पास इस कार्य क्षेत्र में व्यापक अनुभव था। सीमा की उत्कृष्ट शैक्षणिक योग्यता और पूर्व संस्थाओं में करियर रिकॉर्ड से आप अवगत हैं। हालांकि आपको डर है कि इस उत्पीड़न से सीमा को इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में अत्यंत आवश्यक योगदान पर समझौता करना पड़ सकता है और यह उसकी भावात्मक कुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। आपको अपने समकक्ष लोगों से भी पता चलता है कि वह त्यागपत्र देने के बारे में सोच रही हैं। इसमें जो क्वेश्चंस थे पार्ट 1 यानी ए में, उपयुक्त मामले में कौन से नैतिक मुद्दे शामिल हैं। बी नंबर में प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए तथा सीमा को संस्था में बनाए रखने के लिए आपके पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं। और इसको पार्ट नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 3 सी था, पार्ट सी। सीमा की दुर्दशा के लिए आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। संस्था में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट केस स्टडी है इस पेपर की। तो देखते हैं क्या है। सरकार के एक मंत्रालय में आप जिम्मेदार पद पर हैं। एक दिन सुबह आपके पास 11 साल के बेटे के स्कूल से फ़ोन आया कि आपको प्रिंसिपल से मिलने आना है। आप स्कूल गए और आपने अपने बेटे को प्रिंसिपल के कार्यालय में देखा। प्रिंसिपल ने आपको सूचित किया कि वह जिस समय कक्षा चल रही थी उस समय आपका बेटा मैदान में बेमतलब घूमता हुआ पाया गया था। कक्षा शिक्षक आपको बताते हैं कि आपका बेटा इधर अकेला पड़ गया है और कक्षा में सवालों का जवाब नहीं देता है। वह हाल ही में आयोजित फुटबॉल ट्रायल में भी अच्छा प्रदर्शन करने में असमर्थ रहा है। आप अपने बेटे को स्कूल से ले जाते हैं और शाम को अपनी पत्नी के साथ बेटे के बदलते व्यवहार के कारणों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बार बार मनाने के बाद आपके बेटे ने साझा किया कि कुछ बच्चे कक्षा में और छात्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में उसे बौना, मूर्ख, मेढक कहकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वह आपको कुछ बच्चों के नाम बताता है जो मुख्य दोषी हैं, लेकिन आपसे मामले को शांत रहने की विनती करता है। कुछ दिनों के बाद एक खेल आयोजन के दौरान जहां आप और आपकी पत्नी अपने बेटे को खेलते हुए देखने गए थे, आपके एक सहकर्मी का बेटा आपको एक वीडियो दिखाता है जिसमें छात्रों ने आपके बेटे का व्यंग्य चित्र बनाया है। इसके अलावा वह उन दोषी बच्चों की ओर इशारा करता है जो स्टैंड में बैठे थे। आप जानबूझकर अपने बेटे के साथ उनके पास से गुजरते हैं और घर लौटते हैं। अगले दिन सोशल मीडिया पर आपको आपके बेटे को और यहाँ तक कि आपकी पत्नी को भी बदनाम करने वाला वीडियो मिलता है, जिसमें कहा गया है कि आप खेल के मैदान पर बच्चों को शारीरिक रूप से परेशान करने में लगे हुए हैं।
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आपके मित्रों और सहकर्मियों ने पूरा विवरण जानने के लिए आपको फ़ोन करना शुरू कर दिया। आपके एक जूनियर ने आपको एक जवाबी वीडियो बनाने की सलाह दी, जिसमें पृष्ठभूमि दी जाए और बताया जाए कि मैदान पर कुछ भी नहीं हुआ है। बदले में आपने एक वीडियो पोस्ट किया जिसे आपने खेल आयोजन के दौरान बनाया था, जिसमें संभावित गड़बड़ी करने वालों की पहचान की गई थी और आपके बेटे की परेशानी के लिए जिम्मेदार थे। आपने यह भी बताया कि मैदान में वास्तव में क्या हुआ था और सोशल मीडिया के दुरुपयोग के प्रतिकूल प्रभावों के सामने लाने का प्रयास किया। इसमें जो क्वेश्चन बने थे वो 2 क्वेश्चन थे। जैसे पार्ट ए, उपरोक्त केस स्टडी को आधार बनाकर सोशल मीडिया के उपयोग में शामिल नैतिक मुद्दे पर विचार कीजिए या चर्चा कीजिए। पार्ट बी, अपने परिवार के खिलाफ फर्जी प्रचार का मुकाबला करने के लिए तथ्यों को सामने रखने हेतु आपके द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग करने के लाभ और हानि पर चर्चा कीजिए। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पेपर के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जब तक बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने जीएस पेपर 1, 2 और 3 और साथ ही ऐसे के पेपर का वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि अन्य पेपर्स के वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।